नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह सीरीज़ 100 दिनों की है। इस तरह की कोई सीरीज़ अभी यूट्यूब पे ना चल रही है, ना इसके पहले चली है कि कोई टीचर खुद आपको डेली आंसर लिख के दिखाए, और ना ही कोचिंग्स में ऐसा होता है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो खुद उत्तर लिख के दिखाएं। 100 दिनों की सीरीज़ है, आप इसका भरपूर लाभ लीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को सफल होने के लायक बनाइए। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने उसका उत्तर लिख लिया होगा। बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि इसका लिखें, लेकिन लिखे नहीं होंगे। लिखिए, शुरुआत करिए। फ़िलहाल मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ कि इसका उत्तर मैंने कैसे लिखा है, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते थे, एक बढ़िया उत्तर कैसे लिख सकते थे। और वो बात फिर से मैं बता दूं कि कोई भी आंसर आप परफेक्ट लिखने के चक्कर में मत पड़िए। क्वेश्चन की डिमांड को समझिए और उस डिमांड को पूरा करने के चक्कर में पड़िए, उस डिमांड के करीब पहुँचिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। ये बात मज़ेदार भी है और एक समस्या भी है। ये कोई हट के बात नहीं है। ये आंसर जब मैं लिख रहा था तब मुझे याद आया कि इस पे बात करनी चाहिए, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, दो तरह की सिचुएशन होती है। जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, मेंस में जब आप लिख रहे हैं, उस समय ये सिचुएशन बन सकती है, या फिर आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं, या टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन की है वहाँ पे आप लिखने बैठे हैं, तब ये बन सकती है। एक सिचुएशन ये होती है कि क्वेश्चन समझ में तो आ गया, लेकिन वो टॉपिक आपको तैयार नहीं है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। अब 150 शब्द लिखने हैं या 250 शब्द लिखने हैं, इसमें क्या लिख कर हम 250-150 शब्द पूरे करें, ये दिमाग में आता ही नहीं है, काम नहीं करता। इस सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे? और एक दूसरी सिचुएशन बनती है कि एक क्वेश्चन दे दिया जाए जो बहुत आसान है आपके लिए, आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है, उस पर आप एक ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कहा गया है कि 150 शब्दों में ही लिखिए। ऐसे में उस आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से काम की चीज़ें छांटना, संक्षिप्त करना और उसे 150 शब्दों में लिखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। जैसे एक, अगर आप गांधी जी के बारे में पढ़ते हो कि बहुत विस्तार से पढ़ते हैं, 150 शब्दों में एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था कि गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, बताइए। इस तरह का क्वेश्चन था। एग्जैक्ट वर्ड मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही था। अब जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि वो 150 शब्दों में उसको लिखें। ऐसे ही आज का टॉपिक है। कल भी मैंने बताया था कि ऐसा टॉपिक है कि कुछ लोग इस पर बहुत लंबा चौड़ा लिख सकते हैं, और ये मेरे साथ भी समस्या है कि अगर विस्तार से लिखें तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन छांट के लिखना है, थोड़ा सा लिखना है। तो आप देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें आप लिखें ताकि आपका उत्तर एक अच्छा उत्तर बने। मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 2 मिनट 45-46 सेकेंड, चलिए ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से इससे आप एक चीज़ सीख जाएंगे कि जो समस्या है ना, आप इसे तभी हैंडल कर पाएंगे या इससे ऊपर तभी उठ पाएंगे जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। कई बार प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी कि आप क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं तब भी कुछ न कुछ लिख देंगे, या फिर आप बहुत कुछ जान रहे हैं तो उसको संक्षिप्त कर पाएंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। चलिए वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। कल मैंने समझाया था, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार भारत प्रभावित होगा, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्र तटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे। समझ रहे हैं? 2 भाग हैं इसके। एक ये कि ओवरऑल बताना है कि भारत किस प्रकार प्रभावित होगा जलवायु परिवर्तन से। दूसरा ये है कि भारत के जो हिमालयी क्षेत्र है, हिमालयी प्रदेश जो हैं वो, और जो समुद्री राज्य हैं वो किस प्रकार प्रभावित होंगे। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन में की। आप इंट्रोडक्शन में कई बातें लिख सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन के आंकड़े लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप ध्यान से देखेंगे मैं आंकड़ों का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। तर्क का इस्तेमाल, यूपीएससी आंकड़ों से ज़्यादा तर्क पे ध्यान देती है। हालांकि मैंने एक जगह बताया भी है कि आपको सबूत देने चाहिए ताकि उसमें आपका जो उत्तर है वो ऑथेंटिक हो सके। लेकिन सबूत देने के नाम पे कहीं भी डाटा, कहीं भी आंकड़ा नहीं डाल देना, जहाँ सुटेबल हो वहाँ डालना होता है। तो यहाँ आप वैसे शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने एक लाइन में लिखा इंट्रोडक्शन में कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है, इसके लक्षण दिखाई देने लगे हैं। ये कोई सिर्फ कहानी नहीं है, कोई किताबों में पढ़ने वाली बात नहीं है, तथा इसका प्रभाव पूरी दुनिया में दिखाई देने लगा है। वैसे यहाँ सिर्फ इतना ही है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो बहुत सारी चीज़ें समझ गए हैं, एग्जामिनर जान रहा है। यहाँ पे आपको परिभाषा नहीं लिखनी है कि जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, समझ रहे हैं ना, वो अंडरस्टूड है। क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा चर्चा में आ जाती हैं यूपीएससी आपसे उम्मीद नहीं करती कि आप उसकी परिभाषा लिखें। जो इशू है उससे बात शुरू करें अपनी, ठीक है। तो पूरी दुनिया में इसका असर दिखाई दे रहा है, चाहे वो वर्षा की बात हो, चक्रवात आ रहे हों, चाहे फिर खेती हो, या फिर लोगों में कई तरह की बीमारियां हैं, या प्रवास है, अलग अलग रूप में ये चीज़ें दिख रही हैं।
और जब पैराग्राफ हमने चेंज किया तो और भारत भी इससे अछूता नहीं है, यानी कि अब पूरी दुनिया में प्रभाव है तो वही भारत तो दुनिया में ही है ना। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारत पर अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है तथा इन प्रभावों के और बढ़ने की संभावना है। तो ज़रा देख लीजिए कि वो प्रभाव कौन से हैं। प्रश्न का पहला हिस्सा यहाँ से पूरा होगा, उसकी डिमांड यहाँ से पूरी होगी। आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ठीक है। जलवायु परिवर्तन और भारत, अब भारत पे इसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने एक ही डायग्राम में बता दिया, ठीक है। अभी जो दो एंगल बच गए हैं ना, दो पक्ष, एक हिमालय क्षेत्र और जो तटीय राज्य है, उसको सेकेंड हाफ में हम कवर करेंगे। तो अर्थव्यवस्था में क्या, अभी देखिए वर्षा के प्रतिरूप में बदलाव हो रहा है। आप इस साल देखिए, इस साल कितनी बारिश हो रही है, बहुत कम बारिश हो रही है। अब कुछ जगहों पे हो रही हो ज़्यादा तो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो बारिश कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, कभी कहीं बाढ़ आ जा रही है जहाँ पे पहले बारिश नहीं होती थी। चक्रवात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, फिलहाल तो यहाँ नीचे लिखा है बाढ़, सूखा और चक्रवात, इस तरह की समस्याएँ हो रही हैं और वर्षा का प्रतिरूप ये बदलने के सारे परिणाम हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कृषि का उत्पादन प्रभावित हो रहा है और कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी जो इकॉनमी है मोटे तौर पे देखेंगे तो कृषि में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो उस रूप में भी प्रभाव पड़ रहा है, संबंधित उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, कृषि उत्पादन कम हो रहा है। एक और चीज़ है, जलवायु परिवर्तन को आप जब पढ़ेंगे ना तो सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि जलवायु परिवर्तन का जो मेन फैक्टर है वो ग्लोबल वार्मिंग है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का पर्यायवाची नहीं है। जलवायु परिवर्तन का मतलब यह है कि जैसे जलवायु अलग अलग जगहों की अलग अलग हो सकती है, बड़े बड़े प्रदेशों में तो लंबे समय तक 20, 30, 40 साल के आसपास तक आप देखेंगे तो लगभग एक समान टेम्परेचर, बारिश का पैटर्न लगभग एक जैसा है। तो उसके लक्षणों को ध्यान में रख के हम नाम देते हैं कि यहाँ की जलवायु ये है। तो उसमें बदलाव हो रहा है, बारिश अलग तरीके से होने लगी, वहाँ का टेम्परेचर पहले से ज़्यादा बदलाव उसमें होने लगा, वो है। लेकिन उसमें जो मेन फैक्टर आप देखेंगे वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको आप वैश्विक तापन कहते हैं। तो जब तापमान बढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब उसकी वजह से अब देखिए क्या हो रहा है कि ऊर्जा की मांग में वृद्धि हो रही है। अब ऊर्जा की मांग यहाँ पे हिडन फैक्ट एक चीज़ है। तापमान बढ़ने से ऊर्जा की मांग कैसे बढ़ेगी, सीधी सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, हमारी दुनिया में, अब सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में आप देखेंगे जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कूलिंग की ज़रूरत है। जहाँ लोग रह रहे हैं तापमान बढ़ रहा है वहाँ कूलिंग की ज़रूरत है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे एसी लगाना हो, चाहे कूलर हो। अब ये सब कैसे चलेगा, एनर्जी की ज़रूरत है कि नहीं, विद्युत की ज़रूरत है कि नहीं। अभी देखिए गर्मियों का जब दिन आता है, सीज़न आता है, तो बहुत सारे राज्यों में बिजली ज़्यादा कटती है क्योंकि हमारे पास उतनी एनर्जी पैदा नहीं हो रही, उतना विद्युत पैदा नहीं हो रहा। तो उसकी डिमांड बढ़ रही है लेकिन ऊर्जा उतना है नहीं, और इसकी वजह से ख़ासतौर से उद्योगों को अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी और बाकी जो लोग रह रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, ऊर्जा संकट आ जाएगा। और किसी भी देश की इकॉनमी को चलाने के लिए एनर्जी, उसमें आप कह सकते हैं कि पूरे शरीर में जैसे खून दौड़ रहा है ना, अगर खून निकाल लिया जाए तो शरीर ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। वैसे ही अगर एनर्जी नहीं है तो इकॉनमी ठप हो जाएगी, रुक जाएगी। अब देखिए पेट्रोलियम वगैरह का दाम जब बढ़ता है वैश्विक बाज़ार में, चाहे भारत में, तो एक तरह से पूरा हाहाकार मच जाता है, पॉलिटिकल इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं, लोग रास्तों पे आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, उसकी दिक्कत हो सकती है। और जो ग्रीन इकॉनमी हम जिसका सपना देख रहे हैं उसमें भी दिक्कत आ रही है, ये जलवायु परिवर्तन की वजह से। अब चलिए समाज की बात करते हैं। जो लोग रेगुलर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, इस सीरीज़ को, उन्हें एक और फ़ायदा, अतिरिक्त फ़ायदा हो रहा है कि डेली उनका एक टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। अब समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरणीय प्रवास में वृद्धि हो रही है। ये पर्यावरणीय प्रवास क्या, एक तो नॉर्मल प्रवास है जिसमें सामाजिक आर्थिक फैक्टर काम करते हैं। पर्यावरणीय प्रवास का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अपनी जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा रहा है, उसका असली कारण ये है कि वहाँ की पर्यावरणीय दशाएँ वहाँ के रहने के लायक नहीं है। जैसे वहाँ सूखा पड़ने लगा, वहाँ खेती नहीं हो रही है, चारे नहीं हो रहे हैं, पशु नहीं पाल सकते और अनाज नहीं उगा सकते, तो क्या करेंगे, छोड़ के भागना पड़ेगा। आपदाएं आ रही हैं, फिर वहाँ से भागना पड़ेगा, बाढ़ आ रही है। तो इस वजह से प्रवास में वृद्धि हो रही है, पूरी दुनिया में वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसके आंकड़े आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी, यूएन ने भी आंकड़े दिए हैं और कुछ रिपोर्ट्स, स्वतंत्र रिपोर्ट भी आई है दुनिया में, वहाँ आप देखेंगे। अब क्या है, इसका संबंध गरीबी से भी है। अब सीधी सी चीज़ है, गरीबी का इसका बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। एक तो ये है कि जो गरीब लोग हैं
वो और ज़्यादा गरीब होंगे, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें, बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो जिनके पास पैसे हैं वो तो आराम से नई सुविधाएं ले लेंगे, नए घर ले लेंगे, एसी ले लेंगे, फ्रिज ले लेंगे। गरीब हैं वो क्या करेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से भी देखें तो ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खेती पे असर हो रहा है। अब लोग क्या करेंगे, बेरोजगार होंगे, गरीब होंगे। इसके अलावा बेरोजगारी तो एंगल यहाँ पे लिखा भी है। इसके अलावा प्रवास करके मान लीजिए शहरों में जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि उनके चाचा मामा सबके वहाँ बसे हुए हैं और बुला लेंगे आओ आओ यहाँ पर रहो और रोज़गार दिलाते हैं। तो वहाँ भी रह कर झुग्गी झोपड़ियों आदि का निर्माण होता है, ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये गरीबी को प्रमोट करता है और गरीब जनता पे और ज़्यादा समस्या खड़ी होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, जैसे आप इससे जोड़ेंगे, कृषि उत्पादन कम होगा, खाद्य सुरक्षा भी होगी, कुपोषण भी होगा, इसका संबंध है, बेरोजगारी हमने बता दिया। सांस्कृतिक परिवर्तन, इसका मतलब ये है कि 2-3 तरह से सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। एक तो ये है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, आसपास की भौतिक दशाओं से प्रभावित होती है। आपको क्या लगता है, हमारे यहाँ जो त्यौहार हैं बस ऐसे ही मन में आ गया चलो त्यौहार मनाते हैं? उनका संबंध जलवायु के आने और जाने से भी है, ऋतुओं के बदलाव से भी है, यानी कि कल्चर के साथ जुड़े हुए हमारे सारे त्यौहार हैं। अब ये जो नहीं, कल्चर के साथ नहीं, पर्यावरण के साथ, ठीक है, तो उससे जुड़े हुए हमारे सारे त्यौहार हैं। जब पर्यावरण में ही बदलाव होने लगेगा, हम एक दूसरे से दूसरी जगह जाने लगेंगे, तो हमारा रहन सहन, खान पान, कपड़े, इन सब में बदलाव होगा। और यही सारी चीज़ें हमारी सांस्कृतिक और हमारी जो सभ्यता की चीज़ें हैं उनकी पहचान है, तो उसमें भी बदलाव होगा। और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए बेचारे, उनकी तो पूरी संस्कृति बदल जा रही है। तो इस रूप में भी समाज को आप देख सकते हैं कि यहाँ बदलाव होगा। पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या होगा। देखिए, आपदाएँ आएंगी, आ ही रही हैं, चक्रवातों की तीव्रता भी बढ़ रही है, बारंबारता भी बढ़ रही है, यही हालत बाढ़ की भी है, भूस्खलन की भी है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसकी वजह से जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। और आपने इसके बारे में भी सुना होगा कि बड़ी तेज़ी से बहुत सारे जीव विलुप्त हो रहे हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल है, समझ रहे हैं ना। अगर तापमान, समुद्रों का तापमान 1-2 डिग्री बढ़ जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे जीव हैं, समुद्री जीव, जो विलुप्त हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। वैसे ही धरती पे भी है। तो ये इसका खतरा बढ़ रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से। ये भारत में भी है, पूरी दुनिया में भी है। और पर्यावरणीय उत्पादकता में कमी हो रही है, ये इसका मतलब समझ लीजिए। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो चाहे वो पेड़ पौधे हैं उनकी पर, अब देखिए 2 तरह की बात है। अगर आप विषुवत रेखीय क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन आर्द्रता भी पर्याप्त है, तो वहाँ जो है उत्पादकता पेड़ पौधों की ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा बड़े पेड़ पौधे आप देखेंगे वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे तापमान ज़्यादा है, पानी नहीं है, तो उनकी उत्पादकता कम होगी। ऐसे पशुओं के साथ भी होता है, मछलियों के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो उस उत्पादकता में पेड़ पौधों की उत्पादकता, जीव जंतुओं की उत्पादकता कम होगी, ठीक है। तो इसको ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पर्यावरणीय उत्पादकता में कमी होगी। ये हमारे यहाँ भी है। तो ये आपने समझा दिया, देखा, एक डायग्राम आपने बनाया और ये सारी बातें आपने समझा दी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड हाफ में आते हैं। क्वेश्चन जो पूछ रहा था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण जितनी तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं तथा समुद्री जल का स्तर बढ़ रहा है, उसने भारत की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। आप यहाँ पे आंकड़ा लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत कुछ खास है नहीं। मतलब ये लिख सकते हैं कि फ़िलहाल कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उनके अनुसार ग्लेशियर पिघलने की दर ये है, या हिमालय के संदर्भ में हिंदू कुश हिमालय के नाम से एक मतलब इसी तरह का नाम दिया गया था, एक रिसर्च किया गया था, उसमें भी बताया गया कि 2 गुना रफ्तार हो गई है ऐसे कुछ पिघलने की। तो इसकी वजह से भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं और उसका जो है हिमालयी और तटीय प्रदेशों पे क्या प्रभाव होगा वो यहाँ पे आपने अच्छे से बता दिया। जैसे प्रभाव में हिमालयी प्रदेश में क्या होगा कि बर्फ़ जब पिघल रही है तो निचले हिस्से में बाढ़ आने की संभावना है, नदियों में पानी बढ़ जाएगा तो निचले हिस्से में बाढ़ आएगी। कई बार ऐसा आप देखेंगे कि झीलें टूट जा रही हैं, जो मतलब जो पर्वतों पे झीलें बन जाती हैं बर्फ़ पिघलने की वजह से, तो उसमें जब पानी ज़्यादा बढ़ेगा तो टूटेगी, तो फिर पूरा मलबा नीचे आएगा, बाढ़ वगैरह और सब हिमस्खलन, बाढ़ सब एक ही में मिक्स हो जाएगा, फिर भारी तबाही हो जाती है। आपको उत्तराखंड 2013 वाली घटना अगर आपने पढ़ी हो या उसके बारे में सुना हो तो आपको पता होगा कितना भयानक था, ठीक है। 2013-14 की बात है शायद। और ऊपरी हिस्से में जहाँ बर्फ़ पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, उससे क्या होगा कि नदी का जो स्रोत है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वो स्रोत सूख जाएगा। जो ऊपर हिमालय के क्षेत्र में जो और छोटी छोटी झीलें हैं वो सूख जाएंगी, उन पे बहुत सारे जीव जंतु निर्भर है, वहाँ रहने वाले लोग निर्भर है, वो सबको दिक्कत होगी।
भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है इसकी वजह से, ये तो हमने बता दिया इसके तहत भी और अलग से भी लिख दिया। बाकी जो समृद्ध हिमालयी जैव विविधता, आप देखिए हॉट स्पॉट है दुनिया में 35-36 हॉट स्पॉट हैं, उसमें से 4 भारत में और 4 में से 1 हिमालयी क्षेत्र में है, ठीक है। तो जैव विविधता के अस्तित्व को भी संकट है, उन्हें भी दिक्कत है, वहाँ जो जीव जंतु पेड़ पौधे रह रहे हैं उनको भी समस्या है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपने हिमालय प्रदेश में दिखा दिया। बाकी आप कहेंगे हिमालय प्रदेश में लोग रहते हैं उनका क्या, तो वो हमने समाज वाले में दिखाया है। अभी जो ऊपर बात कर रहे थे कि समाज पे क्या असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, वो हमने दिखा दिया। यहाँ लिखेंगे तो फिर अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा और यूपीएससी के जो सदस्य कापी चेक करें वो समझेंगे कि आपके पास कुछ है नहीं लिखने को, तो एक ही बात दोहरा दोहरा के लिख रहा है। और ये मज़ेदार चीज़ मैं बताऊँ, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते उनके साथ एक और समस्या होती है, एक ही 2 लाइनें वो बार बार घुमा फिरा के लिखते हैं, बार बार घुमा फिरा के लिखते हैं, कभी कभी दिमाग नहीं काम करता, कुछ नई चीज़ नहीं आती, तो उसी बात को अर्थात अथवा ये सब लगा लगा के कई बार लिखेंगे और समझते हैं कि हम बड़े स्मार्ट बन रहे हैं और यूपीएससी मेंबर को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इससे माइनस मार्किंग भी हो सकती है। हालांकि माइनस मार्किंग तो नहीं होगी, लेकिन नंबर आपके कम मिलेंगे, दिक्कत हो सकती है। खैर, तो ये मैंने बता दिया क्यों समाज की बात यानी कि क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं। अब तटीय प्रदेश की बात करते हैं कि तटीय प्रदेशों में क्या होगा। पहली बात ये कि जल स्तर में वृद्धि होगी। इस पे यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पहले भी पूछे कि इससे क्या दिक्कतें होंगी। अब देखिए, जो तटीय क्षेत्र हैं उनके जलमग्न होने का खतरा है। आपको पता है कि भारत बहुत लंबा 7,000 किलोमीटर के आसपास ना, आप देख लीजिएगा इतना लंबा तटीय क्षेत्र है हमारा, ठीक है। और इतने सारे राज्य तटों से लगे हैं, उनकी इकॉनमी जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हैं। तो तटीय क्षेत्र जलमग्न होने का खतरा है, उससे भी कई सारी दिक्कतें होंगी। तटों पर बंदरगाह हैं, उनको भी क्षति हो सकती है। जो सुनामी वगैरह की समस्या होती है, कभी कभी चक्रवात की वजह से भी बाढ़ आता है, तो वो अंदर तक उससे नुकसान होगा। अंदर इलाके में, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ऐसे चलिए ऐसे बना देते हैं, तो पहले बाढ़ उड़ आता था, यहाँ से मान लीजिए चक्रवात वगैरह, तो बस इस हिस्से को प्रभावित करता था। अब क्या है कि ये समुद्र स्तर बढ़ गया है, तो अब वही समस्या थोड़ा और अंदर तक जाएगी, कहने का मतलब ये है। और बाकी बंदरगाह वाला मैंने बता दिया कि बंदरगाहों को जब क्षति होगी तो व्यापार प्रभावित होगा, हमारा आयात निर्यात प्रभावित होगा। तटीय कृषि जो होती है, तटीय क्षेत्रों में जो खेती होती है उसको भी हानि होगी, और जो मत्स्य पालन हो रहा है, समुद्री खेती हो रही है, उससे भी हानि होगी। समुद्री खेती में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें कई तरह के शैवाल वगैरह भी उगाए जाते हैं और भी चीज़ें हैं। तो ये आपने बता दिया। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। ऐसे में भारत सहित पूरे विश्व को ये, क्योंकि जलवायु परिवर्तन कोई भारत की दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है, तो ऐसे में भारत सहित पूरे विश्व को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गंभीर प्रयास करने की ज़रूरत है। और इस प्रयास में ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बड़ी अच्छी है, आप लिख सकते हैं, इस प्रयास में सरकार तथा जनता की भागीदारी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार नीतियाँ बनाए और काम हो जाएगा, जनता की भागीदारी भी चाहिए। एवं आधुनिक तकनीकों तथा पारंपरिक उपायों का एकीकरण। आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आइए जिससे हम जलवायु परिवर्तन से निपट सकें। और पुराने कुछ तरीके हैं, पेड़ लगाना है, वर्षा जल को संरक्षित करना, ये सारी चीज़ें, इन दोनों का एकीकरण ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एकीकरण एक सुनहरे वर्तमान तथा समृद्ध भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मस्त है, ठीक है। तो ये आपने कंक्लूजन लिख दिया। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि सर पीडीएफ नोट इसकी कब आप देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार 10-12 क्वेश्चंस हो जाएं तो उनकी पीडीएफ नोट मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा। और बाकी जो नोट्स हैं आपको मिल चुकी हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। जिनके पास नोट है उनके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि जिनकी उस नोट की वीडियो आने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन ऑलरेडी आपके पास नोट है, उसे पढ़िए। पिछले साल कितने सारे क्वेश्चन आए, मैंने दिखाए हैं सबूत के साथ, उसे हल्के मत लीजिए, आप उसका सही इस्तेमाल करिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ठीक है। जिनके पास नोट नहीं है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा उसका, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन कहाँ है। आज मैं अगला क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, कारण क्या है, कल मैं एक वीडियो बनाऊँगा, इसी समय आपको मिलेगा 6-7 के बीच में। उस वीडियो में मैं एस्से के बारे में बात करूँगा, क्योंकि सिर्फ यही 4 पेपर नहीं देने हमें, एस्से भी है। उसकी एस्से राइटिंग आप कैसे करेंगे उसके बारे में बात होनी चाहिए, उसके कुछ बेसिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और बीच बीच में हम एस्से भी लिखेंगे, मैं आपको एस्से लिख के दिखाऊंगा हर तरह के, चाहे वो पर्यावरण पे हो, चाहे इकॉनमी पे हो, चाहे महिलाओं पे हो, चाहे सामाजिक सुधार पे हो, ये अलग अलग, या फिर फिलोसफिकल एस्से हो। बहुत अच्छे से हम इस पर बात करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है जी। तो बस आज इसमें इतना ही रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए
और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।